तो आइए दोस्तों, अब एक हम नए सब्जेक्ट को लेकर आए हैं। इस बार हमने फिजिक्स लिया है, भौतिकी विज्ञान, जो कि एनसीईआरटी के जो 6 से लेकर 12 तक के बुक का सार दिया गया है। इसको हम सुपर फास्ट स्पीड में फिनिश करेंगे, जो कि आपके लिए रिवीजन का काम करेगी और साथ ही यह वन लाइनर की तरह काम करेगी, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तुम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बाकी के इन्फॉर्मेशन हम आज के बीच में वीडियो में देते रहेंगे। देखिए, पहला यहाँ पर है फंडामेंटल फिजिकल यूनिट, यानी कि मूल भौतिक राशियों। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। 7 में कौन कौन है? ये लंबाई है, समय है, ताप है, द्रव्यमान है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है। अब देखिए, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ल्यूमेन स्टेरेडियन है। तो यह जो है नाम से स्पष्ट है, ल्यूमेन से जो है आप पता लगा सकते हैं कि इसका ल्यूमेन मात्रक हो सकता है। अब देखिए, 1 लाइट वर्ष इसके बराबर है, तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अब वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या है? तो डॉप्सन है। अब वायुमंडलीय दाब नापने का मात्रक क्या होता है? तो बार है। तो पावर का मात्रक क्या है? पावर यानी शक्ति का मात्रक है वाट। अब वर्क तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है? ये दोनों को जूल में मापा जाता है, कार्य को भी ऊर्जा को भी। अब इनकेस प्रणाली में त्वरण एक्सेलरेशन का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए, मूल भौतिक राशियां जो हमने 7 पढ़ी थी, उसका मात्रक और प्रतीक क्या है? देखिए, लेंथ यानी लंबाई का मीटर है, इसका मात्रक m है। द्रव्यमान का किलोग्राम, इसका kg है। टाइम का सेकेंड है, इसका s है। विद्युत धारा का एम्पियर, इसका a है। ताप यानी टेम्परेचर का केल्विन है, यानी k है। पदार्थ की मात्रा मोल यानी mol है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला है, cd है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? तो यानी कि 1.0 बार अगर लग रहा है तो उसका मतलब 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब के बराबर होगा। अब 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 10 पर जब 12 पावर आएगा माइनस में तो इसको पिकोग्राम कहते हैं। अब पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो दाब का पास्कल मात्रक है। जितना दबाव लगता है वो पास्कल में नापा जाता है। अब बल का मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। आवेग यानी इम्पल्स का मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति सेकंड है। और फिर पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पार्सेक जो होता है 3.262 लाइट वर्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। अब देखिए, एंगस्ट्रॉन द्वारा क्या मापा जाता है? तरंग दैर्ध्य मापा जाता है। एक अश्व शक्ति यानी एक 1 हॉर्स पावर कितने वाट होते हैं? तो 740 वाट होते हैं। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10 पर पावर अगर -6 मीटर करेंगे तो माइक्रोन कहा जाता है। और -4 करेंगे तो सेंटीमीटर, और -3 करेंगे तो मिलीमीटर। यानी कि एक माइक्रोन 10⁻³ मिलीमीटर। अगर सेंटीमीटर है तो -4 और मीटर है तो -6। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रा को ओम मीटर कहा जाता है। किसी चालक मतलब तार में कोई रेसिस्टेंट अगर आ रहा है तो उसको ओम मीटर में नापा जाता है। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक है? देखिए, सप्लीमेंट्री मात्रक है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव मापा जाता है कि कितना क्यूसेक पानी गिर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई डैम है तो उसमें से पानी जो कितने प्रति वर्ग मीटर में वो निकल रही है तो उसको क्यूसेक में मापा जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनाकुलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा नापने के लिए क्या होता है? बीटरोमीटर होता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? लक्स मीटर का। समतल कोण, घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? ये पूरक राशियां हैं। सप्लीमेंट्री एंगल है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो स्टेथोस्कोप को, जो आला ले आते हैं डॉक्टर साहब। अदिश राशियां, सदिश राशि, इसके क्या मात्रक है? देखिए, अदिश राशि मतलब ये दूरी क्या है? अदिश राशि है जिसमें सिर्फ एक ही हो, कि जिसमें एक डायमेंशन रहता है उसको अदिश बोलते हैं। जिसमें 2 डायमेंशन रहता है उसको बल कहते हैं। जिसमें नाप नाप भी सकते हैं जिसको, और इसमें दिशा भी हो उसको उसको सदिश कहते हैं। जिसमें एक ही रहेगा, या तो फिर नाप सकते हैं या तो फिर दिशा रहेगा, तो एक अदिश राशियाँ। देखिए, दूरी क्या हो गया? दूरी मतलब इसमें पता नहीं चलता ना किस डायरेक्शन में है, दिशा नहीं है दूरी में, किसी भी तरह का हो सकता है अगर, इसलिए यहाँ जो है एक ही डायमेंशन हो सकता है।
क्योंकि इसको नाप सकते हैं कि भाई इतना किलोमीटर है, और किधर है वो नहीं है। तो यहाँ देखिए आदिश राशियाँ हैं, उसकी सदिश राशियाँ क्या है, स्ट्रॉन्ग चाल का आदिश राशि हो गया, विस्थापन सदिश राशि हो गया, तो एक खगोलीय यूनिट इसको हम माप सकते हैं। द्रव्यमान अदिश हो गया, वेग से नाप सकते हैं। आयतन है अदिश और सदिश है संवेग। अदिश राशि समय हो गया, सदिश राशि त्वरण हो गया, अदिश हो गया कार्य, सदिश हो गया कोणीय वेग, अदिश हो गया घनत्व, चुंबकीय तीव्रता हो गया सदिश, विद्युत धारा अदिश, विद्युत तीव्रता सदिश राशि। अब देखिए एक डॉप्सन 10 माइक्रोमीटर, एक बैरल 1.159 लीटर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले बार इसके बेस पे नोमरिकल आ गया था। एक नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, एक टेरोमीटर 10⁻12 मीटर, एक फायदम बराबर 6 फीट। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, प्रमुख भौतिक राशि एवं उसके एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए भौतिक राशि क्या है, क्षेत्रफल कम लंबाई इंटू चौड़ाई से नापते हैं, इसका सूत्र होता है। इसका एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया। इसको निकालते कैसे, देखिए लंबाई को भी मीटर में नाप सकते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में नाप सकते हैं, तो इन दोनों को गुना कीजिएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से सब बना गया है इसके मूल मात्रक में बदल के। तो आयतन हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो ये हो गया मीटर क्यूब। त्वरण या अथवा मंदन वेग परिवर्तन, समय के साथ जो वेग में परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहते हैं। तो देखिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल हो गया द्रव्यमान गुने त्वरण, तो इसका मात्रक न्यूटन होता है, और किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड भी होता है। गतिज ऊर्जा का होगा हाफ द्रव्यमान गुने वेग, हाफ mv², हाफ mv² इसको माना जाता है। तो इसको जूल से मापा जा सकता है, या फिर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से नापा जाता है। स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड या जूल, कोई भी ऊर्जा से देखिए जूल से नापा जा सकता है। कोणीय विस्थापन चाप बटे त्रिज्या, इसको रेडियन से। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, जूल या न्यूटन प्रति मीटर। शक्ति का कार्य बटे समय W बटे टी, तो इसको जूल प्रति सेकेंड या वाट से। बल आघूर्ण बल गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, इसको न्यूटन मीटर से। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है बल गुने दूरी स्क्वायर बटे द्रव्यमान स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई किलोग्राम मीटर स्क्वायर। गुरुत्वीय विभव कार्य बटे द्रव्यमान, तो जूल बटे किलोग्राम। घूर्णन त्रिज्या बराबर क्या होता है, दूरी, तो दूरी का मीटर से हो गया। यंग गुणांक अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, इसको हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव बल बटे क्षेत्रफल हो जाता है, क्योंकि इकाई क्षेत्र पे लगे हुए बल को ही पृष्ठ तनाव कहा जाता है, तो न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर हो गया। वेग प्रवणता हो गया वेग बटे दूरी हो गया, ये प्रति सेकंड हो गया। श्यानता गुणांक हो गया बल बटे क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता, तो न्यूटन सेंटीमीटर प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। ये सब याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट भी है ऊर्जा बटे आवृत्ति, तो जूल प्रति सेकंड हो गया। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ऊर्जा बटे ताप, तो जूल केल्विन हो गया। धारिता आवेश बटे विभवांतर, तो फैराड हो गया। चालकता का हो गया ओम प्रति मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व का विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर या वोल्ट, प्रतिरोधकता का ओम मीटर हो गया। गुप्त ऊष्मा का उष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान हो गया, जूल प्रति किलोग्राम कह सकते हैं। कोणीय संवेग बराबर जड़त आघूर्ण गुने कोणीय वेग हो गया, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड कह सकते हैं। जड़त आघूर्ण जो है द्रव्यमान गुने परिभ्रमण त्रिज्या स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर में कर सकते हैं। अब देखिए किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क का विभव मापा जाता है, यानी कि दिमाग में जो इलेक्ट्रिक कुछ होता है उसको मापने के लिए इलेक्ट्रो क्या बोलते हैं, इंसेफेलोग्राफ, ईईजी भी बोलते हैं इसको, बोलते हैं ना कि दिमाग मस्तिष्क को नापने के लिए क्या आता है, ईईजी भी बोलते हैं इसको। अब देखिए संवेग किसकी माप है, गति की मात्रा का। मैनोमीटर का क्या उपयोग है, तो गैस का दाब नापने के लिए। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है, रेडियन। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी किस मात्रक द्वारा व्यक्त की जाती है, वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा होता है, खगोलीय इकाई के द्वारा होता है। अब सोने की शुद्धता को नापने के लिए क्या होता है, उपयोग होता है, कैरोटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण मापक उपकरण है, यंत्र है, उसके उपयोग है।
जैसे अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई, अमीटर से विद्युत धारा नापी जाती है, ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता, एरोमीटर से वायु एवं गैस का भार एवं घनत्व, एनीमोमीटर से वायु की गति और शक्ति मापने का अंत, एक्सीलरोमीटर से गतिमान वाहकों की गति में वृद्धि की दर, बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब, बोलोमीटर में ऊष्मीय विकिरण, कैलोरीमीटर में ऊष्मा की मात्रा, वर्नियर स्केल में बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई, ट्रायोमीटर का निम्न ताप, डेसीमीटर का पदार्थ का घनत्व, हाइड्रोमीटर के समुद्र नदी की गहराई, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता, गायरोस्कोप से घूर्णन गति करती हुई वेग वस्तु का कोणीय संवेग मापा जाता है, ग्रेवोमीटर से गुरुत्वीय त्वरण, हाइड्रोमीटर से वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व, हाइड्रोफोन से जल के भीतर जो उत्पन्न ध्वनि है, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, क्रोनोमीटर से पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण, रिस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि, डायलेटोमीटर से किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन के नापने का यंत्र है, डायनमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति नापने का यंत्र है, नेफोस्कोप वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का नापन, रेडियो माइक्रोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र है, टैकोमीटर किसी वस्तु के चक्रण की गति। इसी को अगर सीजीएस प्रणाली के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर बोला जाता है, द्रव्यमान को ग्राम बोला जाता है और समय को सेकेंड में मापा जाता है। देखिए रेन गेज यूडोमीटर वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है, रिफ्रैक्टोमीटर पारदर्शी माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है, सैक्रोमीटर शर्करा की सांद्रता नापने वाला यंत्र, स्क्रू गेज महीन तारों का व्यास नापने वाला, सेक्सटेंट ऊंचाई को मापने के काम में आने वाला यंत्र, स्फेरोमीटर किसी सतह की वक्रता नापने का यंत्र, स्फिग्नोमेनोमीटर धमनियों में रुधिर के दबाव को नापने का उपकरण है। मतलब ये मान लीजिए ना कि आपका बीपी इसी से नापाता है। थियोडोलाइट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप, थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता नापने का ये यंत्र है, वेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की गति नापने का यंत्र है, लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता नाप बढ़ाने का यंत्र है। हम लोग लगाते हैं लाउड स्पीकर, उससे क्या होता है, उसका हमारा साउंड बढ़ जाता है। मैकमीटर ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति मैकमीटर में मापी जाती है। मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र, माइक्रोमीटर अति सूक्ष्म लंबाई को नापने के लिए किया जाता है उपयोग। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी, जो हमारे कार में बाइक में लगा रहता है, ये ओडोमीटर लगा रहता है। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध, ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति नापता है। पायरोमीटर उच्च ताप युक्त पिंड का ताप, फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता। ये तो पॉलीग्राफ अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच, मतलब इससे झूठ सच भी पकड़ने वाला यंत्र, इसको पॉलीग्राफ को कहा जाता है। रडार दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति मापने के लिए। रेडियोमीटर क्या होता है, विकिरण नापक होता है। सिस्मोग्राफ क्या होता है, भूकंप नापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर गतिमान वाहन की गति जो है स्पीडोमीटर में अंकित होती है, यह इतना किलोमीटर चला, 1000 किलोमीटर चला। पाइरोहीलियोमीटर सौर विकिरण का मापन। डिस्कोमीटर द्रव की श्यानता मापने के लिए। वेव मीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य। इलेक्ट्रॉन मीटर विभवांतर मापने का यंत्र हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में आया है मैकेनिज्म, जो है यांत्रिकी। अब यांत्रिकी में क्या है, प्रक्षेप गति को दृढ़तम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता हुई, 45 डिग्री में। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है, तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, तो बल के बराबर होती है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ किसे प्रभावित करता है, जड़त्व का। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, कोई वस्तु उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जा सके। अब वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है, देखिए अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर डिपेंड करता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो फ्रिक्शन होता है कम होता है, तो हम फिसल कर गिर जाएंगे। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है, वो द्रव्यमान कहलाता है। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ए बराबर भी माइनस यू बाई टी, जहाँ ए त्वरण है, भी अंतिम वेग है, यू प्रारंभिक वेग है और टी समय अंतराल है। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का पृष्ठ मुक्त होगा
परवली वक्राकार होगा। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण एक समान रहता है। इसी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है। घर्षण, ब्लैक बोर्ड और कागज पर तभी लिख पाते हैं तब कि घर्षण रहता है। यहाँ पर भी हम लिख रहे हैं पेन से, तो यहाँ घर्षण है, पैड पर तभी लिख पा रहे हैं। तो देखिए न्यूटन की गति का फर्स्ट लॉ क्या है। यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह उस तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक कोई उस बाहरी बल ना आरोपित किया जाए। अब इसका एग्जाम्पल क्या है। अब चलती गाड़ी के झुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुक जाता है, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को हाथ में पकड़कर डंडे डंडे से पीटने पर धूल कण जो निकलता है, ये सब फर्स्ट नियम का उदाहरण है। द्वितीय नियम का क्या है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। अब देखिए गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, यानी कि गेंद आ रहा था अपना संवेग के साथ में, वेग के साथ में। अब यहाँ पर हैंड लग गया, हैंड लग गया तो क्या होगा, उसका जो परिवर्तन हो गया वेग में क्या कर रहा है, वस्तु के संवेग में परिवर्तन कर रहा है। ठीक है भाई, थोड़ा सा उसको रोक रहा है, तो संवेग को कम कर रहा है। अब परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, मतलब जिधर बल लगाया गया, मान लीजिए इधर बल लगाया गया तो उसी दिशा में संवेग जो है उसी दिशा में कम हो रहा है उसका। ठीक है। अब तृतीय नियम क्या है, थर्ड लॉ क्या है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। यानी बंदूक से जब गोली निकलता है तो बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। देखिए रॉकेट जब चलता है तो इसी थ्योरी पर चलता है, फिर वायुयान की गति जो है इसी थ्योरी से होता है। चप्पू चला रहे हैं और नाव आगे बढ़ रहा है तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। अब गुस्सा के अगेंस्ट में गुस्सा आता है, ठीक है, और अगर आप शांति से करते हैं तो शांति मिलती है, शांति देते हैं, तो इस तरह से यही इसका थर्ड लॉ है। अब देखिए ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है। ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। हम लोग सोचते हैं कि एनर्जी खत्म हो गया, नहीं, एनर्जी जो है हमेशा कंजर्व ही रहता है, उसका रूपांतरण हो जाता है बस। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है। अब वायु के घर्षण के कारण जो है जल उठता है। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति, ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण के प्रभावी बल है। इसका मतलब क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स। अब देखिए दूध के मथने के बाद क्रीम जो है दूध से अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है, तो अपकेंद्रीय बल है। वस्तु के ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं, वायु प्रक्षोभ विंड। रॉकेट किस थ्योरी पर काम करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। पेचकस द्वारा पेच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे पर कब्जे से दूर लगाना बल आघूर्ण के उदाहरण हैं। देखिए सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है, तो प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है। अमानी तुलक किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो हुक नियम से करती है। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी दूरी में फेंकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा, 4 गुना लगाना होगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है जेट इंजन। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण क्या क्या है, यहाँ देखिए उदाहरण दिया हुआ है, तो कैंची, हैंडपंप, सामान्य तुला, प्लास। और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक सरौता, नींबू निचारने वाली मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। तो देखिए फर्स्ट श्रेणी में क्या होता है, कैंची, हैंडपंप होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, इधर भार है, ये बीच में ही मेन बल होगा और यहाँ से बल लगाना पड़ेगा, बीच में कुछ उसको लिफ्टिंग के लिए एक मशीन रहेगी। द्वितीय श्रेणी में क्या है कि ईंट पर रहता है, जैसे सरौता हो गया, नींबू नोचाड़ने वाला मशीन हो गया। फिर तृतीय श्रेणी में क्या होता है, फर्स्ट वाले में आ जाता है फिर मेन पावर। देखिए गुरुत्वाकर्षण डिटेल में हम अलग से पढ़ेंगे, वहाँ हम ऑनलाइनर कर रहे हैं इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी चल रहे हैं ताकि हमारा रिवीजन कंप्लीट हो जाए। पृथ्वी और फ्लाइंग वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इस स्पीड से अगर कोई वस्तु या फिर जेट जाता है तो क्या होता है, पृथ्वी से बाहर चला जाता है, इससे कम होगा तो नहीं जा पाएगा।
यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो इसकी गति क्या होगी? वह उसी के साथ साथ में गतिमान हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री वैक्यूम में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। वहाँ गुरुत्वाकर्षण रहता ही नहीं है, तो सीधा खड़ा कहाँ होगा, इधर उधर घूमने लगेगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर त्वरण के कारण नहीं गिरता है। एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण गति करते रहता है। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। भारहीनता की स्थिति कब होती है? जब गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाए। हम लोग का जो भी भार है गुरुत्वाकर्षण के कारण ही है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि उसका भार जो है सेंट्रल जो फोर्स है उसका वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है, जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। अब देखिए, ये मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन दे देता है ना कि गर्मियों में लोलक की घड़ी क्यों हो, क्या स्पीड क्या होगा? तो घट जाएगा। सर्दियों में क्या होता है? बढ़ जाता है। हवा में लोहा और लकड़ी को की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी और लोहे वाली क्या होगी? पहले गिर जाए हवा में। अब यही चीज़ अगर वैक्यूम में हो जाएगा ना तो दोनों साथ साथ गिरेंगे। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तो एक समान आकार की लकड़ी, लोहा, मोम के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी क्या होंगे? एक साथ पहुंचेंगे। इस पर मैक्सिमम बार सवाल आता है, इसको ध्यान रखिएगा। यदि वायु प्रतिरोध नगण्य मतलब वैक्यूम, कोई वायु है ही नहीं उसको रेसिस्टेंट लगाने के लिए, तब जो है एक साथ गिरेगा कि कोई भी सामान है चाहे कितनी भी भारी हो। लेकिन अगर हवा में है तो अपना भार के अनुसार गिरेगा। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने पर ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा, इसीलिए ध्रुव पर भार ज़्यादा होता है। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सर आइजक न्यूटन ने किया था। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो। भूतुल्यकालीन उपग्रह यानी कि जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो 24 घंटे होती है। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? वर्तमान का 1/4 भाग हो जाएगा, यानी घट जाएगा। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की लंबाई पर डिपेंड करता है, लोलक का टाइमलाइन। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान वही होगा। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो भार खत्म हो जाएगा, भार कहीं लगेगा ही नहीं। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम होता है। चंद्रमा पर जो होता है जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। इसके ऊपर नॉमेरिकल भी आता है कि अगर पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 60 kg है तो चंद्रमा पर क्या होगा? अगर वहाँ पर नापेंगे तो हो जाएगा 10 kg। ईसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं? इसका क्या कारण है? गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर वर्टिकल जो लाइन है वो तल के अंदर ही रहती है। यानी इस तरह से मान लीजिए कोई मीनार झुकी हुई है, ठीक है, झुकी हुई है तो इसका जो लंबत जो है ना वो उसका तल से गुजरता है, ये तल है गुजरता है, इसीलिए वह नहीं गिरता। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार ऊपर भी अपरिवर्तित रहेगा। ऊपर से गिरा दो, नीचे टप्पा लगा दो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? वो बढ़ने लगता है। जब हम मिडिल पॉइंट से, ये पृथ्वी है, मिडिल पॉइंट से जब हम ध्रुव की तरफ जाएंगे तो बढ़ने लगेगा। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अब केंद्रीय बल के कारण। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत को छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? अरे दोनों ही एक साथ पहुंचेगा, क्योंकि हवा में ही है ना।
गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करती है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतरक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्र में ज्वार भाटा आता है। देखिए कितना गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व जो है डिपेंड करता है। पदार्थ के समान गुण पर हम लोग आ रहे हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक क्या होता है? तो अधिक होता है। देखिए साबुन का बुलबुला जो बनता है उसका दाब जो है अधिक होता है। इससे वायुमंडलीय प्रेशर जो लगता है किसी पर। प्रचलित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पास्कल के नियम पर। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि पानी का जो डेंसिटी है, घनत्व है, 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी क्या होता है? नहीं जमता है। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? वह समुद्र में कुछ ऊपर उठ जाता है, क्योंकि समुद्र का तल जो होता है नदी से थोड़ा ऊपर रहता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी छोटा सा बुलबुला था तली में, लेकिन जैसे ऊपर आया तो बड़ा बुलबुला हो गया। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। डेंसिटी अलग चीज़ है और मात्रा जो है अलग चीज़ है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही क्यों निकलने लगती है? वायु दाब में कमी होने लगता है, इसलिए वो बाहर की ओर निकलने लगते हैं। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों है? क्योंकि समुद्री जल का डेंसिटी जो है, घनत्व नदी के जल से अधिक होता है, क्योंकि बहुत ही नमकीन होता है समुद्र का पानी। तो वह नमकीन जो साल्टी होता है वही उसका डेंसिटी को बढ़ा देता है। समुद्र में प्लवन करते हुए पिंड, बर्फ का पिंड मतलब तैरते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है। इसलिए जब पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन का क्या कारण है? अणुओं के मध्य संसर्ग बल कोहेसिव फोर्स के कारण पृष्ठ तनाव होता है। अब बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? मतलब कैसा मौसमी दशा हम समझ सकते हैं? तो तूफानी मौसम आएगा, अचानक गिरावट हो गया। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से क्या होता है? कम होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? जल के पृष्ठ तनाव के कारण। कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? यह कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर क्या हो गई? भारी हो गई है। अंदर में बाल्टी के पानी हल्का महसूस हो रहा था, लेकिन जैसे ही बाहर खींचते हैं तो क्या होता है? भारी हो जाता है। जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में गति करना सरल होता है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व क्या होता है? कम होता है, इसीलिए तैरते हैं। क्योंकि ये क्या होता है? हवा से भी कम पतला होता है। बताइए, बादल जो होता है हवा से कम पतला होता है, इसलिए बादल हवा पर तैरता है। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील पारे में तैरती रहती है। यानी लोहा का घनत्व पारा के घनत्व से कम होता है। यानी पारा का डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है और ये लोहा का क्या होता है? कम होता है, इसलिए उसके ऊपर तैरता है। पौधों की जड़ों से पर्ण पत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? तो वो भी कैपिलरी मूवमेंट है, केशिका तत्व है। स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? ये भी कैपिलरी मूवमेंट है, केशिकत्व का उदाहरण है। अब तक ज्ञात पदार्थों में केशिकत्व में होता क्या है कि जो छोटे छोटे केस वो क्या है कि रंध्र रहते हैं, उसके अंदर से वहाँ पर प्रवाह होने लगता है। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सर्वाधिक होती है? तो क्वार्ट्ज की सबसे अधिक ही इलास्टिसिटी होती है। मार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है।
फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता था? केशिकत्व के सिद्धांत पर भी काम करता है, तभी तो वह फ्लाइट में जाने के बाद उससे स्याही निकलने लगती है। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होती है। जल का अपेक्षिक घनत्व किस ताप पर है भाई? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय बाद जल अपने आप क्यों स्थिर होता है? श्यानता के कारण। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण। स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? स्टील के लिए अधिक विरूपक बल जो है डिफॉर्मिंग फोर्स की आवश्यकता होती है, इसीलिए स्टील को हम नॉर्मली नहीं मोड़ सकते हैं। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए, क्योंकि अगर लुब्रिकेंट ऑयल नहीं देंगे तो इंजन हमारा सीज हो जाता है। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? उसको थ्रस्ट कहते हैं, यानी प्रणोद कहते हैं। किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहा जाता है, थ्रस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आ गए वेव स्पीड एंड साउंड में आ गए। तो रात्रि दृष्टि उपकरण नाइट विजन डिवाइस में प्रयोग की जाने वाली तरंग कौन है? वहाँ इंफ्रारेड का उपयोग होता है नाइट विजन डिवाइस में उपयोग करने के लिए। अब दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 3 से 90 से 750 नैनोमीटर के मध्य होता है। हाथों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरण का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणें के लिए। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घर से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है। समीप आने वाली रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? तो डॉपलर प्रभाव। जैसे जैसे ट्रेन हमारे नज़दीक आते रहता है उस तरह से हमको जो है सीटी की आवाज़ बहुत इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, तो उसको किस कारण से? तो डॉपलर प्रभाव के कारण से होता है। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का उपयोग किया जाता है? एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण, अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण अलग अलग हैं। अनुप्रस्थ तरंग कौन कौन सा है? तो प्रकाश तरंग हो गया, लाइट वेव, भूकंपीय तरंग, डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंग जैसे सितार, गिटार, बीना, स्थिर जल में पत्थर फेंकने के कारण जो उत्पन्न तरंग है, ये सब अनुप्रस्थ है। अनुदैर्घ्य कौन है? ध्वनि तरंगे, भूकंपीय तरंगों से अल्फा जो तरंग उतरता है, सर्पिलाकार स्प्रिंग से उत्पन्न तरंगे, ये सब अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। देखिए एक रडार शत्रु के वायुयान की स्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो वेव का प्रयोग किया जाता है। पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणों वो गामा किरणों के तरंगदैर्घ्य के आरोही क्रम क्या है? देखिए सबसे जो कम होता है गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य, फिर उसके बाद एक्स किरण का, पराबैंगनी किरण का, फिर सूक्ष्म तरंग का। यानी सूक्ष्म तरंग का जो सबसे अधिक होता है, गामा किरणें के सबसे कम होता है। देखिए प्रथम विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रमुख, इसमें से कौन कौन है? विद्युत चुंबकीय तरंगे गामा किरण है पहले, खोज किसने की? हेनरी बेक्यूरेल ने। तरंगदैर्घ्य का जो प्रकाश परास है वो कितने के बीच में रहता है? यह जो है 10 पर पावर -14 से 10 पर पावर -10 के बीच में है। इसकी जो आवृत्ति है 10 के पावर 20 से लेकर 10 के पावर 24 तक। कहाँ उपयोग है? नाभिकीय अभिक्रिया में तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में। फिर एक्स किरणें जो है खोजकर्ता किसने की? WC रोंटगन ने। ठीक है, पराबैंगनी की खोज किसने? जोहान रिटर ने। फिर दृश्य प्रकाश की न्यूटन ने। अवरक्त किरण की विलियम हर्शेल ने। लघु रेडियो तरंग की हेनरिक हर्ट ने। दीर्घ रेडियो तरंगों की मार्कोनी ने। अब यहाँ पर रोक के यहाँ थोड़ा सा ध्यान से अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लैम्ब्डा प्रास जो है ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। आवृत्ति प्रास भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है? देखिए कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ को हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे इंफ्रारेड का फोटोग्राफी में होता है, इसका जो पावर
तरंगदैर्घ्य का जो लिमिट है 7.8 से 10⁻⁻7 से लेकर -3 तक। यहाँ पर इसका जो आवृत्ति है 10⁻12 से -10⁻10 तक। अब देखिए दृश्य प्रकाश, इसकी ही उपस्थिति से वस्तुएं दिखाई देती है। रेडियो टेलीविजन में कौन सा चीज़ प्रयोग होता है? देखिए लॉन्ग रेडियो वेव्स का प्रयोग किया जाता है। देखिए रेडियो टेलीविजन, रडार में, टेलीफोन में शॉर्ट रेडियो वेव का प्रयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट, दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत से परावर्तित होते हैं? आयन मंडल से। क्रूज नलिका यानी ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करती है? तो एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है ट्यूब के लिए। कोबाल्ट 60 का विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, गामा किरणों। निमग्न वस्तु का पता लगाने के लिए किए जाने उपकरण को सोनार कहते हैं, यानी कि जब समुद्र के अंदर जब किसी चीज़ का पता लगाना चाहते हैं तो सोनार का यूज़ करते हैं। बंद चूल्हे ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंगों की, माइक्रोवेव का। ओवन में माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण रिमोट कंट्रोल डिवाइस में एक अंतर्निर्मित स्रोत क्या है? अवरक्त किरण का। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अभी एक ऐसे तरंग दैर्घ्य होता है, जैसे एक बार ऐसे ऊपर उठा फिर दूसरी बार उठा, तो इन दोनों के बीच, तरंग के बीच में जो दूरी होती है उसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब हम अगले चैप्टर में आ रहे हैं, ध्वनि चैप्टर में। देखिए सुपरसोनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? तो ओजोन परत को क्षति पहुंचती है। किसे मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता नापने को डेसिबल में नापते हैं, डीबी। ध्वनि की स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? 16.5 मीटर। अगर 16.5 मीटर के बीच इतना दूरी रहेगा तो अगर आप बोलेंगे तो इको साउंड आएगा, यानी कि वह साउंड लौट के आएगा। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। सिनेमा घरों, बड़े हॉलों में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है। इसका कारण क्या है? रिवर्बरेशन होता है, अनुरणन होता है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्या कारण है? अब चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, साउंड को चलाने के लिए भी वायुमंडल की आवश्यकता होती है। वह जैव पद्धति, बायोलॉजिकल मेथड, जिसे परासर्व ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो सोनोग्राफी कहते हैं। WHO के अनुसार 45 डीबी की तीव्रता वाली ध्वनि मनुष्य के लिए सबसे उपयुक्त है, उसके बाद ज़्यादा है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? वे पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा डायरेक्टेड होते हैं, निर्देशित होते हैं। वह क्या है कि इधर से उड़ते उड़ते पराध्वनि तरंग छोड़ते हैं, उनसे पता लगा लेते हैं कि कौन सी वस्तु या फिर कुछ है। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगों का। अब देखिए टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो अवरक्त विकिरण का। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के आधार पर किया जा सकता है, यानी साउंड टिम्बर जो होता है उससे ही पता लगाया जा सकता है। जल, लोहा और नाइट्रोजन में ध्वनि का वेग का आरोही क्रम क्या होगा? तो देखिए जल का सबसे कम, फिर नाइट्रोजन का सबसे कम, फिर जल का, फिर लोहा का। यानी कि सबसे ज़्यादा ध्वनि स्पीड किस में बढ़ेगी? लोहा में ज़्यादा स्पीड से चलेगी। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल का क्रम क्या है? देखिए ठोस में सबसे कम है, फिर द्रव में उससे ज़्यादा है, गैस में सबसे ज़्यादा है। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। तापमान अगर घट गया तो ध्वनि का वेग क्या होगा? घट गया, यानी कि ठंडा में ज़्यादा देर अगर बोलेंगे तो ज़्यादा दूर आवाज़ नहीं जाएगी। ध्वनि के किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती? वैक्यूम से नहीं गुजरता है। नित रंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग क्या होता है? सबसे अधिक होता है।
स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एकोस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ध्वनि का। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? ध्रुवण नहीं होता है। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। इको का कारण क्या होता है? प्रतिध्वनि का कारण क्या? ध्वनि तरंगों का परावर्तन। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों यानी कि सोनिक वेव की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक का। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जाती है? तो कुत्तों एवं डॉल्फिन मछली के द्वारा जो है वह इंफ्रारेड पराश्रव्य ध्वनि भी सुन सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले देखते कुत्ता जग जाता है उनको। विभिन्न माध्यमों में अब देखिए दो टेबल है। इसमें क्या है? ध्वनि स्रोत है, उसकी तीव्रता क्या है। देखिए साधारण बातचीत जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है। साधारण बातचीत में कितना डीबी यूज होता है? तो 30 से 40 डीबी। तेज बातचीत कर रहे हैं तो 50 से 60 डीबी डेसिबल। तेज संगीत और शोर डीजे बजा रहे हैं आप तो 80 से ज़्यादा डीबी पर बजेगा। पेड़ के पौधों की सरसराहट जो है 10 से 20 डीबी होता है। सायरन जो होता है पुलिस का 110 से 120 डीबी में होता है। जेट विमान का जो साउंड होता है वो 140 से 150 डेसिबल में होता है। अगर कोई इंडस्ट्री लगा हुआ उसका कारखाने का जो साउंड आता है 100 से 120 तक आता है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए एल्युमिनियम में अगर ध्वनि की चाल जो होता है 6420 मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी मीटर सेकंड है, यानी कि इसको किलोमीटर करेंगे तो 6.4 किलोमीटर हो जाएगा। नहीं, स्टील में 5960, लोहा में 5950, कांच में 3980 मीटर प्रति सेकंड, जल में 1402, जल में घट गया। फिर वायु में 331, ऑक्सीजन में 316, हाइड्रोजन में 1286, समुद्री जल में 1533, सामान्य जल में 1493। अब देखिए महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है। क्यों होती है तीक्ष्ण भाई? महिलाओं की आवाज़ का तारतम्य क्या होता है? अधिक होता है। अब हम एक नए चैप्टर पर आए हैं जो है हीट थर्मोडायनेमिक्स। देखिए हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? गुब्बारे के डायमेंशन में वृद्धि हो जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा? ऊपर जाने के बाद गुब्बारे का साइज बढ़ता जाएगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है? वाष्पीकरण की दर का तेज होना। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के तापमान क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस नापने के लिए उपयुक्त है उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर बोलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आया था बीपीएससी में। देखिए ताप मापन क्या है? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। फ़ारेनहाइट का जो हिमांक होता है फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वथनांक जो होता है बॉइलिंग पॉइंट जो होगा 212 डिग्री बराबर क्या है? 180 डिग्री के। ये 1 फ़ारेनहाइट, एक भाग हो गया 1 फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? पानी क्या होता है? जम जाता है। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जलेगा। केल्विन में 273 डिग्री सेल्सियस केल्विन में जमेगा। और बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में वो बॉयल होगा। सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस में होता है और केल्विन में 373 डिग्री केल्विन होगा, तब जाके बॉयल होगा। परम शून्य ताप अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से क्या तात्पर्य है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप होता है, इससे नीचे नहीं जाता। तो यह जो परम शून्य ताप होता है -273 केल्विन होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो जाता है माइनस। प्रचलित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल का यूज किया जाता है। जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वॉल्यूम उसका घटता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, जो बर्फ और पानी वाला होगा ना उसको तो एकदम ध्यान रखना है, क्योंकि हर कंपटीशन में इसी के ऊपर पूछ देता है। तो जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन क्या होगा? घट जाएगा।
थर्मोस्टेट मशीन का संबंध तापक्रम से है, जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब क्या करना है, सेल्फ कंट्रोल करना है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है, एक समान तापमान को बनाए रखने के लिए होता है। इसीलिए थर्मोस्टेट वाला हमारा जो फ्लास्क होता है, थर्मल फ्लास्क में पानी गर्म रह जाता है, चाय गर्म रह जाता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए कितना टेम्परेचर आवश्यक है, तो -4 डिग्री सेल्सियस रखना है। इससे इतना ज़रूरी है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन। बोलते हैं जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है। भाप में क्या होता है, लेटेंट हीट होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। शुष्क बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघटक का प्रयोग होता है। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु क्या होगा, बढ़ जाएगा, और हिमांक बिंदु क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। इसीलिए बोला जाता है जब नमक मिला देते हैं, थोड़ा सा किसी चीज़ को बॉयल करते हैं, दाल बॉयल करते हैं, एग्स बॉयल करते हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा अगर साल्ट अगर मिला देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि अब 100 के बदले 110 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉयल होगा। ये टेम्परेचर क्या होगा, उसको ज़्यादा मिलेगा, इसलिए वह जल्दी पक जाता है, सीज जाता है, बॉयल हो जाता है। इंटीग्रेट एवं फ़ारेनहाइट तापमान कितने डिग्री पर समान होता है, तो -40 डिग्री पर ये सेंटीग्रेड और फ़ौरन समान हो जाएंगे। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, लंबाई बढ़ जाती है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है लकड़ी की तुलना में, क्योंकि क्या होता है, लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक है, तो इसलिए वह क्या होता है, वो ज़्यादा ही टेम्परेचर वो कम हो जाता है। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो बढ़ता है। वायु का टेम्परेचर बढ़ गया तो जलवाष्प ग्रहण क्या होगा, क्षमता पर बढ़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा सूखेगा। जितना सूखेगा उसमें वो पानी जलवाष्प ज़्यादा समा सकता है। पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर नियम निर्भर करती है, तो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है, थर्मल कैपेसिटी पर। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोक देते हैं। यह बादल जो होता है, ये पृथ्वी से जब विकिरित होती है विकिरण, ऊष्मा को रोक देता है, उसको ऊपर जाने नहीं देता है। इसलिए जब बादल होता है तो गर्मी लगने लगता है, तो पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ा रहेगा, ठंडा नहीं हो पाएगा। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले घटता है फिर बढ़ता है। यह मैंने लूसेंट वाले सीरीज में आपको समझाया था, फिर भी यहाँ पर आप बता सकता हूँ कि 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक है, ठीक है। और यहाँ से मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर है 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से जब यहाँ जा रहा है कोई टेम्परेचर, क्या होता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो यहाँ पर घनत्व जो है ज़्यादा रहता है, आयतन क्या होता है, कम रहता है, सबसे ज़्यादा उससे कम रहता है। तो यहाँ से क्या होगा, आयतन घट रहा है घट रहा है घट रहा है, 4 डिग्री पर न्यूनतम हो गया। फिर यहाँ से जब आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, बढ़ते जाएगा आयतन, और डेंसिटी उसका घनत्व क्या होगा, घटते जाएगा। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जल का क्वथनांक बढ़ेगा। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है, तो ऊपर सफ़ेद और नीचे काला अगर आप रखेंगे तो ऊपर का जो लाइट होता है वो उसको रिफ्लेक्ट करके आपको ठंडक महसूस कराएगा। रेल की पटरियाँ जोड़ते समय मध्य में थोड़ी सी जगह क्यों छोड़ जाती है, अरे भाई थोड़ा जगह छोड़ोगे तो जब वो गर्मी के दिन में जब लोहा का प्रसार होगा टेम्परेचर से, तो वह क्या है, रिक्त को फिर वो ब्लैंक को फिल करेगा, ताकि जो है पटरी मुड़े नहीं तो फिर अगर गैप नहीं रखेंगे तो दोनों मुड़ क्या होगा, लोहे का प्रसार होगा, गर्मी में क्या मुड़ जाएगा। प्रेशर कुकर के अंतर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन के ऊपर। देखिए हाई टेम्परेचर कितना बनेगा प्रेशर कुकर में, जितनी बड़ी जो सीटी होती है जिसका जितना उसका वेट रहता है, अगर ज़्यादा वजन वाला सीटी रख दिया जाए तो ज़्यादा देर में उसका भाप जो है बाष्प निकल नहीं पाएगा, तो टेम्परेचर ज़्यादा गर्म करेगा। इसलिए उसी के ऊपर डिपेंड करता है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक एयर कंडीशनर
किसे नियंत्रित करता है? ये ह्यूमिडिटी को करता है और टेम्परेचर को, दोनों को करता है। ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों को नियंत्रित करता है। चालन के अनुप्रयोग। शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। चीनी के मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसका चाय का डंडी को छुएंगे, कप का डंडी को, तो आपको गर्म नहीं लगेगा। अगर आप किसी और मेटल में छुएंगे, लोहे टीन वाले में, तो आपको गर्मी लगेगी। नेक्स्ट, डिजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? वाष्पन शीतलन के अनुसार पर कार्य करता है। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो जल की। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? यह शरीर का ताप नियंत्रण रखने में सहायक होता है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? क्योंकि हमारा पसीना जो है तेजी से वाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण होता है। अब देखिए, संवहन के कुछ अनुप्रयोग। विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए संवहन का यूज होता है। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। मोटर कार का रेडिएटर भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर जो है ऊपर की ओर बनाया जाता है, ये संवहन के अनुप्रयोग ही है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? तो सिल्वर लेयर लगाई जाती है थर्मोस्टेट बनाने के लिए थर्मस बोतल में। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि अधिक दाब होता है तो पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है, इसलिए उसमें उसका जो है उबलने का बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाया जाता है। ऊष्मा किसका उदाहरण है? तो ऊर्जा का। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरण का प्रयोग होता है? तो एक्स किरणें का। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? तो केवल ताप पर निर्भर करती है। आइडल गैस की आंतरिक ऊर्जा। देखिए, बर्फ का गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? समतापी प्रक्रम। निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? तो रुद्धोष्म पराक्रम के द्वारा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल के कार्य के तुल्य है? तो 4.8 इंटू 10⁻³ माइनस नहीं है, 3 जूल कार्य के तुल्य है। विकिरण के कुछ अनुप्रयोग है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं, क्योंकि वह विकिरण को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है, क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग को क्या करते हैं? वो परावर्तित कर देते हैं फिर से आसमान में। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसी पर ध्यान याद रखिए, इसी पर आयतन क्या होगा? आयतन इसका कम हो जाएगा। आयतन सबसे कम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऊष्मागति के प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल क्या होता है? टूट जाती है। क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब क्या होता है? घटता जाता है। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम होता है, अतः वहाँ वातावरण की जलवाष्प जमकर क्या हो जाती है? बर्फ बन जाती है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको सब्लिमेशन बोलते हैं, इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो विकिरण से सबसे तीव्र गति से स्थानांतरित होती है ऊष्मा, हीट। किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव्य से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। एक कृष्ण का ब्लैक बॉडी किसे उत्सर्जित करता है? सभी तरंग दैर्ध्य का विकिरण जो है उत्सर्जित करता है ब्लैक बॉडी जो रहता है। मेथिल अल्कोहल किस ताप पर जमता है? एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? ये -114 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है? तो तारे का क्या होता है? थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, नाभिकीय अभिक्रिया होती है। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उनका टेम्परेचर से पता चलता है इसी तारों का रंग।
एक बर्फ के कटोरे तथा जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर रखने से क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन जो है एक बैड कंडक्टर है, यानी कि अंदर का जो टेम्परेचर है आपको बाहर भी लाने नहीं देगा, बाहर के जो ठंडक है उसको अंदर भी जाने नहीं देता है। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है उसे वाष्प की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर ऑप्टिक्स आया है, प्रकाशिकी। प्रकाश तंतु जो होते हैं किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करते हैं। मृग मरीचिका यानी मिराज जो है किसका उदाहरण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। प्रकाश तरंगों से के वायु से कांच में जाने पर उसके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों ही चेंज हो जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाती है? अपरिवर्तित रहती है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁻⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा के रूप में। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की सजावट के लिए इमर्शन लैंप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नियॉन का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक जबकि बैंगनी रंग की क्या होती है? सबसे कम होती है। क्षितिज ओरिजोन के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण वृत्ताकार दिखाई देता है। नहीं कि जब डूबते समय, जब आप देखते हैं कि डूबते समय वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूरज क्यों दिखाई देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। खतरे को संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकिरणिंग जो होता है ना सबसे कम होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण होता है? तो बहुलित परावर्तन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन और व्यतिकरण के कारण, इंटरफेरेंस के कारण होता है। ये देखिए ये क्वेश्चन आया था, इसका आंसर था इंटरफेरेंस। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्ण होती है, इसलिए प्रकाश का रंग क्या हो जाता है? आकाश का रंग नीला दिखाई जाता है। तंतु प्रकाशीय संचार फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो प्रकाश तरंगों के द्वारा। यदि वायुमंडल अनुपस्थित हो तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, इसलिए क्या होगा? आकाश काला दिखाई देगा। प्रकीर्णन होता है तभी तो वह नीला दिखाई देता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल को हम देखते हैं। तो माध्यम क्या है? वैक्यूम है, निर्वात है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड हो जाएगी। कांच में हो जाएगा 2 × 10⁸ जल में हो जाएगा 2.25 10⁸, रॉक साल्ट में हो जाएगा 1.96 10⁸, कार्पिन में हो जाएगा 2.04, पावर वही रहेगा 8, नायलन में 1.96 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं? सबसे लाइट की चाल सबसे ज़्यादा किस में हो गई? निर्वात में हो गई। ठीक है, अब बाकी नायलन में और रॉक साल्ट में एक ही हो रहा है। परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है? फिल्म की तुलना की जा सकती है, क्योंकि वो रेटिना पर भी, आँख में क्या होता है? रेटिना पर हमारा पिक्चर बनता है जो कुछ भी देखते हैं, और जो नॉर्मल कैमरा होता है उसमें फिल्म पर होता है, जो रील पर होता है। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है लाइट में। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है वह जो परिवर्तित करता है। हीरा जो है उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है? अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो कांच में सबसे कम हो जाएगा। अस्त होते समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो वही प्रकृति प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग हो रहा है लाल रंग का, तो उसके कारण होता है। एक इलेक्ट्रिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन कहलाता है। दूरदृष्टि दोष निवारण करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस के लिए होता है। इसी तरह से उल्टा में आप जान सकते हैं
जब निकट दृष्टि दोष के लिए क्या होगा, अवतल लेंस हो जाएगा। नीला हरा लाल क्या है, प्राइमरी कलर है। अगर तीनों को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, ये सफ़ेद बन जाता है, वाइट कलर प्राप्त होता है। वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं, उसको होलोग्राफी। जैसे 3D रूप का जो बुक पर लिखा रहता है ना, होलोग्राम जो चिपका रहता है, वही है होलोग्राफी। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है, तो तरंग दैर्ध्य से होता है। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण कौन सा लेंस उपयुक्त होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। पढ़ने में काम आने, पढ़ने में मतलब उसको मेन है कि उसको बड़ा करके दिखा जाता है, उसी को मेन फोकस किया जाता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते, पृथ्वी की सतह क्या है, वक्राकार है, इसी कारण से नहीं मिल पाता है। इस तरह से वक्राकार है तो एक तरफ तो जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ नहीं पहुंच पा रहा है। दूरदर्शन प्रसारण में इसलिए उसके लिए अलग टावर लगाने की जरूरत पड़ती है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है, आधी होनी चाहिए। अगर व्यक्ति की आधी होगी तभी वो पूरा पिक्चर उसकी दिखेगी। वाहनों में पृष्ठदर्शी दर्पण, रियर वेब मिरर के रूप में देखने के लिए किसका प्रयोग हो जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। जैसे कि बाइक में, कार में जो भी दर्पण होता है, वो जो शीशा लगा रहता है वो उत्तल दर्पण का होता है। दृष्टिपटल में रेटिना पर किस प्रकार का चित्र बनता है, वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है, तो नीला प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है। एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है, एक आंख से देखी जाने वाली वस्तु की दूरी और गहराई का सही अनुमान होता है। यानी कि एक आंख से अगर हम देखते हैं तो 120 डिग्री तक दिखता है, यही जब दोनों आंख से देखेंगे तो 60 बड़ा होकर फिर और मतलब कि 180 डिग्री से ज़्यादा देख सकते हैं हम लोग। एक्चुअली 270 वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है, वायु में उपस्थित धूल कण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए क्या होता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता को किसमें नापते हैं, डायोप्टर में। अब अलग अलग रंग की अलग अलग तरंगदैर्ध्य की जो इसका परास होता है, मतलब रेंज होता है। देखिए बैगनी का 39 से 4460, नीला या जामुनी का 446 से 4650, आसमानी का 4650 से 5000, हरा का 5000 से 5700, पीला का 5700 से 5900, नारंगी का 5900 से 6200, लाल का 6200 से 7600। यानी कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा, और बैंगनी रंग का क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र क्या होता है, नीला प्रतीत होता है। देखिए धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है, शून्य डायोप्टर। पावर वाला चश्मा नहीं है ना, ये तो ओनली धूप का चश्मा है, इसमें 0 पावर होता है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती कितनी है, अनंत होती है। सारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है, डॉपलर इफेक्ट के कारण। पर सारी ब्रह्मांड वो बिग बैंग थ्योरी जो बोलता है, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस की तरह। खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण। सर्च लाइट में अगर हम अवतल दर्पण, आप वहाँ अगर आपके पास कोई इस तरह का कोई टॉर्च है तो आप उसको छू के देख लीजिएगा तो उसमें पता चल जाएगा। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से, सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से। ध्वनि के रिप्रोड्यूक्शन के लिए सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क एवं ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है, लेजर बीम प्रयोग होता है। रिप्रोड्यूक्शन के लिए ध्वनि के कॉम्पैक्ट ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है, मतलब राइटिंग करने के लिए। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाए तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बन जाते हैं। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो क्या बनता है, सफ़ेद। और ये प्राथमिक रंग कहलाते हैं, लाल, हरे, नीले। इसलिए जब प्राथमिक रंगों को मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, सफ़ेद बन जाता है। मानव आँख दिश प्रकाश के किस तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही जो होता है, 5500।
अब देखिए 5500 कौन सा वाला है हमारा, देखिए 5500 जो है ये हमारा इसके बीच में पड़ता है, यानी कि हरा रंग देखने के लिए मानव का आँख क्या है, सर्वाधिक ग्राही होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना मिनट लगता है? लगभग 8.5 मिनट। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के बाद सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न रंगों में विभाजित होते हैं। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णाक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम कितने समय में पहुंचता है? तो 1.3 सेकेंड में ही चंद्रमा से आने वाला प्रकाश पहुंच जाता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम क्या है? देखिए बैगनी, नीला, देखिए भिगवी, और ये भी आप जैसे यहाँ पर दिया हो उसी तरह से यहाँ ये भी बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी है। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? अवतल दर्पण के द्वारा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी हैं? बोलते नहीं कि सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए, भगवान का श्राप है, ऐसा कुछ नहीं है। वो परावैंगनिक किरण ज़्यादा ही, यूवी रे बहुत ज़्यादा उस समय निकलता है, इसलिए हमारी आंखों को नुकसान पहुंच सकती है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता था? टंगस्टन एवं सोडियम से। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। जलते हुए बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस। बिजली की बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तन करती है, इसलिए बिजली की बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है, यानी CFL का अधिक उपयोग किया जाता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक होना चाहिए, यानी कि जल्दी ही गल जाना चाहिए और रेसिस्टेंस उसका अधिक होना चाहिए। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? तो टंगस्टन से। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए किस धारा की आवश्यकता होती है? तो दिश्य धारा चार्ज आवश्यकता होती है। देखते हैं कोई भी अगर बैटरी है तो उसके अगर लगता है वहाँ जो उसके पोल में लगता है वायर, तो उससे करंट नहीं लगता, क्योंकि उसमें DC करंट उसमें जाके स्टोर होता है। डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है? यह क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाता है, क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। टरबाइन और डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा। तो डायनेमो को पहले यांत्रिक घुमाया जाता है मैकेनिकल रूप से, तब जाके उसमें एनर्जी निकलती है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होते हैं, यानी उसका गलनांक कम होना चाहिए, तभी जाके वो सेफ्टी आएगा। क्योंकि जैसे ही ज़्यादा करंट प्रवाहित होगा तो वो फ्यूज गल जाएगा, तभी जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो बच सकते हैं। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है? विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। ये दोनों काम करते हैं। ये बड़ा ट्रांसफार्मर में जैसे बड़ा ज़्यादा वोल्ट है तो उसको कम भी करते हैं, और कम रहता है तो उसको ज़्यादा भी करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिश्य धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो रेक्टिफायर कहते हैं। ये देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, यह भी आता है क्वेश्चन बार एग्जाम में लगभग। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी रहती है? तो आर्गन होती है। विद्युत धारा में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मानव शरीर जब सूखा है, विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 10⁻6 ओम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन के साथ क्या होता है? मरकरी भरा रहता है, पारा वाष्प भरा रहता है। और जब फ्लोरोसेंट बल्ब होता है तो उसमें कौन सा गैस रहता है? CFL जिसको बोलते हैं। CFL में होता है मरकरी और नियॉन होता है।
विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन है? तो चांदी सबसे ज़्यादा ही सुचालक होता है। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर उसके विभव में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, तो उसको शून्य मान सकते हैं। प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर, आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है, यानी R/2 कर दिया, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? R/4 हो जाता है। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो कैपेसिटर का। विद्युत जो विभव है, विभव का क्या निर्धारित करता है? यानी वोल्टेज या पोटेंशियल आवेश प्रवाह की दिशा का निर्धारित करता है। किसी चालक की तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। श्वेत प्रकाश की नली को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तंतु को गर्म कीजिए, श्वेत प्रकाश आपको मिल जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? तो विद्युत मोटर है। इसके द्वारा मोटर चला दीजिए तो वहाँ से यांत्रिक ऊर्जा मिल जाएगी। किसी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के दो उदाहरण कौन से हैं? डायनामो और विद्युत मोटर। ये दोनों जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। प्रत्यावर्ती धारा और विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः क्या? आल्टीमीटर और वोल्टमीटर। प्रत्यावर्ती धारा को अमीटर और विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? लगभग शून्य होता है। अतिचालक तभी है ना जब उसका रेसिस्टेंट ही नहीं है, मैंने को रोकने वाला नहीं है, इसमें पूरा बिजली प्रवाहित हो रही। तड़ित चालक, लाइटनिंग कंडक्टर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा का प्रयोग होता है। अब हम आ गए नेक्स्ट चैप्टर चालकता में, कंडक्टिविटी। सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण हैं? अर्धचालक के उदाहरण है। किस अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? शून्य ताप पर अधिकतम होती है। परम शुद्ध तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रभाव सरलता से नहीं होता है क्या कहलाते हैं? नॉन कंडक्टर। उससे आराम से विद्युत प्रवाहित हो ही नहीं रहा है तो भाई इसलिए उसको नॉन कंडक्टर कह दो। चालक कौन है और अचालक कौन है? देखिए चालक में धातु आ जाते हैं सारे, लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, अशुद्ध जल जो है ये चालक है। यही अगर शुद्ध जल हो जाएगा, यहाँ देखिए, तो अचालक होगा। शुद्ध जल में इलेक्ट्रिक नहीं प्रवाहित होती है। देखिए अचालक कौन है? रबड़, लकड़ी, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एवोनाइट, चमड़ा, इसमें से नहीं प्रभावित होती है। अति चालकता के क्या लक्षण होते हैं? शून्य पारगम्यता, सुपर कंडक्टिविटी। नव आविष्कृत उच्च ताप अति चालक कौन होते हैं? तो सिरेमिक ऑक्साइड होता है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन है? सिलिकॉन है। अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डोपिंग कहलाती है। डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। चालक से संबंधित कुछ तत्व क्या है? चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? बढ़ जाती है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कौन सा धातु है। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। देखिए अगर ये जितना मोटा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में भी वृद्धि होती है। टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टी इंक्रीज कर देंगे तो उसका क्या होगा? प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों बढ़ जाएंगे। जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? सबसे कम होता है। चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? चुंबक के दोनों किनारों पर ज्यादा होती है। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा के को प्रदर्शित करती है? तो उत्तर एवं दक्षिण की दिशा में ही रहती है। इस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक मैक्सवेल होता है। ऐसा चाप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? तो क्यूरी टैप। एक तरफ चुंबक, एक तरफ चुंबक, पूरे चुंबक अनुचुंबकीय, चुंबक से चुंबक का तो नहीं है उसमें, तो
किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? चुंबक के मध्य में। प्रति प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? लोहा के। स्वतंत्र रूप से लड़के लटके चुंबक का आवर्त काल किस पर निर्भर नहीं करेगा? लटकने की लंबाई पर। चुंबकीय यामोत्तर के तल में नती सुई किस दिशा में होगी? तो ऊर्ध्वाधर होगी। ताड़ित मतलब आकाशीय बिजली से वृक्षों में आग लग सकती है क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में क्या विद्युत ऊर्जा होती है। सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? तो जब वे बहुत अधिक गर्म हो जाते हैं तो चुंबकत्व कम हो जाता है। लेंज का नियम किसके अनुरूप है? चुंबक फ्लक्स संरक्षण के नियम पर। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? मैग्नेटाइट। जब दंड चुंबक को लंबाई में दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की भांति क्या व्यवहार करेगा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने खोज की? था हैंस क्रिश्चियन एवं ओस्टेड ने किया था। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। जब परिपथ से अत्यधिक धारा गुजरे तो फ्यूज तार टूट जाएगा और परिपथ टूट जाएगा। अब न्यूक्लियर फिजिक्स में आ गए हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? न्यूट्रॉन की गति कम करने के लिए। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? तो ग्लेन टी सोवर के द्वारा। सबसे अधिक ऊर्जा किस प्रकार के विकिरण में होती है? एक्सरे विकिरण में होती है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो एंडरसन ने की, सीडी एंडरसन ने। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तारे में अक्षय ऊर्जा होने के कारण यानी रिन्यूएबल एनर्जी होने के कारण हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होते रहता है। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारण है? यहाँ पर हमारे यहाँ प्लूटोनियम मिलता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर काम करता है यह हाइड्रोजन बम। लेकिन परमाणु बम वो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर कार्य करता है। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? अल्फा, बीटा और गामा तीनों तरह के उत्सर्जित करते हैं। सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। रेडियो सक्रिय तत्वों का प्रयोग क्या है? अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में किया जाता है। खाद्यान्न के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादन में, फलों सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपयोग में, भूमिगत पाइपों में रिसाव का पता लगाने में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट यानी भारी जल का प्रयोग किया जाता है। अब मेसान की खोज किसने की? हिडेकी युकावा। ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है? ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है उसको ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? गामा किरणों के कारण। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन का सर्वाधिक पाया जाता है? तो थोरियम जो है न्यूक्लियर फ्यूल ज़्यादा पाया जाता है। भारत में अणु बम का विकास किसने किया? डॉक्टर राजाराम मन्ना ने। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आणविक भट्टी में, मोलिकुलर फर्नेंस में। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? तो प्रोटॉन है। कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता? तो कैडमियम। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम क्या है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? नरोरा और बुलंदशहर, यूपी। वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? ऑटो हॉर्न और फिट्ज स्ट्रॉसमैन ने। भारत में स्थापित प्रमुख ऊर्जा केंद्र देखिए, तारापुर क्या है? महाराष्ट्र में है, 1400 गीगावाट का है। इरावत भाटा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश, काकड़ापाड़ गुजरात, कैगा कर्नाटक, कुरनकुलम तमिलनाडु, ट्राम्बे महाराष्ट्र।
अब इसमें से एक नज़र बस जान लिए, सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या हो गया, कुडंट कुलम इसमें से, और सबसे कम पावर वाले तीन हैं, ये कलपम्पम, नरोरा और रापार। हम लोग मिसलेनियस में आते हैं। यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है, 1/6 कम होता है। तो जो 60 किलो का भार रहेगा वहाँ पर चंद्रमा पर 10 किलो का हो जाएगा, तो ज़्यादा ही उछल पाएगा। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो रासायनिक एनर्जी, केमिकल ऊर्जा। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है, तापमान को नापने में। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ मनुष्य को नहीं सुन सकते, मतलब मनुष्य नहीं सुन सकता। जल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री में वो हिमांक हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है तो वह उसे डिस्प्लेस करने में असफल रहता है, तो वह कितना कार्य करता है, शून्य। भाई काम तो हुआ ही नहीं, खूब धक्का दे दो तुम दीवार में। बिग बी और स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है, तो प्रकाश से। अचानक बस के रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं, जड़त्व के कारण, इनर्शिया के कारण जो है रुक जाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है, काजी हिरोज। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है, पेट्रोलियम पदार्थों के संरक्षण से संबंधित है। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीफोन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जाती है तो उस विधि को क्या कहते हैं, टेलीफैक्स कहते हैं। वही जिसको फैक्स बोला जाता है, यहाँ पर टेलीफैक्स लिखा है। फ़ारेनहाइट पैमानों पर जल, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, 212 डिग्री सेल्सियस। कपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो सी ब्रेक प्रभाव पर करता है, सी बेक इफेक्ट। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन के मंदन हेतु क्या उपयोग में लाया जाता है, भारी जल तथा ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है, तो 47 डिग्री सेल्सियस। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की लाइन क्यों फट जाती है, पानी में बर्फ जम जाता है, पाइप में पानी जमने पर बर्फ हो जाता है, पानी का आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ने से क्या है, वो होल्ड नहीं कर पाता, वो उसको फाड़ देता है पाइप को। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण समतल दर्पण पर सेम होता है। इलेक्ट्रॉन को उसकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कलाई घड़ी, डिस्प्ले डिवाइस तथा पॉकेट कैलकुलेटर में द्रव क्रिस्टल, फ्लूइड क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते वे क्या कहलाते हैं, विद्युत रोधी कहलाते हैं। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है, तो माइनस, ये 1 होती है, माइनस नहीं है, 1 होती है ये। किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, धन आवेश। एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन लगभग हाइड्रोजन जो है समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने तारे में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान इतना बढ़ जाता है, लगभग 1,00,000 केल्विन हो जाता है, तथा अधिकांश बाहरी पदार्थ तारे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। घर्षण एवं स्नेहक के अध्ययन को क्या कहते हैं, ट्राइबोलॉजी। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है, स्थित तो नई दिल्ली में। लेजर का पूर्ण प्रारूप क्या है, यानी पूरा रूप क्या, फुल फॉर्म, लाइट एम्प्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है, तो आटाकामा में। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम से समझ रखा गया, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई, तो बम्बई में है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, यूरी गागरिन रूसी का था, रूसी अंतरिक्ष यात्री था 1961 में। और वर्ल्ड की फर्स्ट महिला यात्री का कौन सा नाम है, वेलेंटीना तेरेस्कोवा, ये भी रूस की ही थी। GIF का पूर्ण रूप क्या है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ये देखते हैं कोई छोटा सा कोई पिक्चर टाइप का रहता है, वो छोटा सा वो चलते रहता है, हल्का हल्का वो रिपीट होते रहता है, उसको GIF कहते हैं।
लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? तो स्टिमुलेटेड रेडिएशन करता है, वो उद्दीपित विकिरण करता है। भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? 3% ओनली। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? नहीं, दाब के साथ में बढ़ते रहता है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा? गोलाकार होगा। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक का क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक घटता है। अगर दाब बढ़ गया तो गलनांक घट जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब बढ़ जाएगा। अगर क्षेत्रफल घटा, ये पृथ्वी पर कार्यरत दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा। कम क्षेत्रफल हो गया, पहले ज़्यादा क्षेत्रफल था, कम क्षेत्रफल पर हो गया तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? अल्ट्रासोनिक कहला जाएगी। गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? इन दोनों की गति जो है एक ही समान होती है। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग क्या होता है? अपरिवर्तित होता है। टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रकाश का वेग, लाइट का तो टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, नो रिलेशन। इसीलिए सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनिक किरणें कौन अवशोषित करता है? तो ओजोन लेयर जो है हमारा, वही अवशोषित कर देता है। अगर ये अवशोषित नहीं करता तो फिर धरती पर जिंदगी भी नहीं रहता। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का नापने वाला कौन होता है? नेफोस्कोप द्वारा मापा जाता है। वायुमंडल में उपस्थित बादल की गति, यानी क्लाउड का जो होता है बादल का, ये नेफोस्कोप के द्वारा होता है। जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब घट जाता है। देखते हैं इसका एक थ्योरी भी, दाब दाब घट गया तो वायु ज़्यादा तेज से चलने लगी। दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करता है? तो अवतल का करता है, ताकि वह बड़ा दिखाई दे। प्रकाश, रेडियो तरंगे एवं एक्स किरणें किस प्रकार का विकिरण है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये। प्रकाश का कणिका सिद्धांत यानी कोर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस की स्थापना कर्नाटक में की गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस कहाँ है? कर्नाटक में। अवतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब। आभासी यानी काल्पनिक, इसी को बोलते हैं, काल्पनिक भी बोलते हैं। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैगनी का होता है। एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है? तो 2 उत्तल लेंस चाहिए इसके लिए। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर काला दिखाई देगा, यानी लाल हरा मिलके क्या हो जाएगा? रेड, और ग्रीन मिलके ब्लैक। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती? उत्तर दिशा की ओर। हमेशा मैग्नेटिक जो निडल रहता है ना, हमेशा वो ऊपर वाला सिरा होता है, वो नॉर्थ की तरफ ही होता है। उद्दक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? क्योंकि रडार डिटेक्शन से बचाव, भाई नीचे में रडार पकड़ सकता है, इसलिए सर्वाधिक ऊंचाई। शीशे के सिल्वरिंग ग्लास जो होता है, रजतन के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। तभी एक तरफ अगर सिल्वर नाइट्रेट से उसको पेंट कर देते हैं, दूसरी तरफ से फिर वो दिखाई देता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश का रंग काला दिखाई देगा। हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं। इस उसके साथ साथ में बल्ब के फिलामेंट भी नाइक्रोम का ही बना होता है, तभी तो वो जल जाता है। इसलिए हीटर वाला भी देखिए जलने टाइप का रहता है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम होता है। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया था? तो पंजाब में किया गया था। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? कोटेड होती है, यानी फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होती है टेप रिकॉर्डर का कोट। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दाब विद्युत प्रभाव यहाँ पर काम करता है। स्फटिक
क्रिस्टल। स्वस्तिक का इंग्लिश क्या होता है? क्वार्ट्ज होता है। देखते हैं क्वार्ट्ज लिखा रहता है बहुत जगह घड़ी में, कंपनी भी क्वार्ट्ज है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संरचनों से प्राप्त होती है, मूवमेंट ऑफ हैंड से। ऑटोमेटिक घड़ी में कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन है? क्योंकि घर्षण कम होता है बर्फ पर। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। कि हिंदी में कितना मुश्किल लगता है। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण यानी एमआरआई हम लोग कराने जाते हैं ना किसी मांसपेशी के एमआरआई में, तो उसका क्या होता है? नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद, ये सिद्धांत होता है उसका। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1957 में। ऊष्मा के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? टेम्परेचर डिफरेंस। ऊष्मा जब इधर से इधर चल गए तो तापांतर हो गया, कम हो गया, इधर ज़्यादा हो गया, इसलिए उसको तापांतर कहते हैं। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? तो काला रंग जो होता है वो सब चीज़ अवशोषित कर लेता है। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? तो एक भी नहीं। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है। परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहाँ सभी प्रकार के आणविक गति मोलिकुलर स्पीड बंद हो जाती है? परम शून्य ताप, ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये 273 केल्विन होता है। इससे कम जो है टेम्परेचर जा ही नहीं सकता है। इससे यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा, आयतन सेम रहेगा। चीनी को घोल के अगर बनाया जाए तो। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? तो कार्बन माइक्रोफोन। विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचलन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? तो साइबरनेटिक्स में। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो गामा किरणें हैं। देखिए, कंट्रोल नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिजन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? एनरिको फर्मी। इसने ही बोला था कि हम एक रिएक्टर बना के कंट्रोल करके इसको हम उपयोग किया कर सकते हैं। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? तो एक अपचाई ट्रांसफर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मोबाइल चार्जर में होता है। पोजिट्रॉन का द्रव्यमान एवं आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? तो द्रव्यमान को। गणित चालक किस धातु से बनाए जाते हैं? तांबे से। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उसका टेम्परेचर। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 ग्राम। कल्पक्कम क्यों प्रसिद्ध है? ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वहाँ भाई। ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता ना ही विनाश हो सकता है। यानी ऊर्जा नहीं, ना पैदा भी नहीं होती है, मरती भी नहीं है, वो हम लोग सब एनर्जी है कहीं से बने हुए हैं। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो उच्च दाब और निम्न ताप पर। ये एफएम जो होता है में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत। आयाम जो होता है नियत होता है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन, एक सेट फ्रीक्वेंसी कर लीजिए कि भाई 102 डिग्री एफएम है तो वहीं पर वो रहेगा। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? तो ये इंटरफेरेंस जो होता है वह ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है। इंटरफेरेंस जो होता है वह। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह नीला रंग ट्रांसमिट करती है। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठनाप क्या हो जाता है? घट जाता है। अपमार्जक मतलब वही सर्फ डिटर्जेंट मिलाने से पृष्ठनाप घट जाता है। यदि तांबे के तार को दुगना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा।
ईसीजी किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? ये हार्ट को दर्शाता है। ईसीजी जो है हृदय में कुछ गड़बड़ी है उसको पता करने के लिए किया जाता है ईसीजी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसका फॉर्म होता है। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता? ये ध्रुवन। ये ध्वनि में नहीं होता भाई, प्रकाश में ही होता है, जो ध्रुवन मतलब ऐसे घूम गया। वायु शीतलन, एयर कंडीशनर किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में एयर कंडीशन जो है चाहिए, हर जगह नहीं चाहिए। एक प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तु का आवर्धित रूप दिखाई देता है? ये बायनाकुलर है। इतना लंबा चौड़ा कहानी बता रहा है। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो समान चाल एवं परिवर्ती वेग का होता है। वृत्ताकार हो रहा है तो ये समान चाल होगा। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव क्या हो जाता है? उबलने लगता है। मतलब जो वायुमंडलीय प्रेशर है, अगर अंदर वाला वाष्प का दाब भी बराबर हो जाए, पानी गर्म कर रहे हैं या किसी चीज़ गर्म कर रहे हैं तो वह उबलने लगता है। समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? तो द्रव चलित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ये 3 तरह की होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाते थे? क्यूरी तापमान। इस संगीत समारोह की छतें साधारणतः वक्राकार क्यों होती हैं? क्योंकि शोर का जो अवशोषण करती है। कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है, कौन सी ऊर्जा गिरने के दौरान स्थित रहेगी? यांत्रिक ऊर्जा जो है क्योंकि कोई पदार्थ गिर रहा है, मान लीजिए एक पत्थर गिर रहा है तो यांत्रिक ऊर्जा उसमें स्थिर रहता है। चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया? इंद्र चंद्रशेखर ने किया। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एन चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति एवं उसकी संरचना तथा कृष्ण छिद्र संबंधी शोध के लिए 1983 में भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। एस चंद्रशेखर इतने महान वैज्ञानिक थे। इस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? चंद्रशेखर वेंकट रमन, वही। ये दूसरे हैं चंद्रशेखर द्वारा, दूसरे हैं 1930 में। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है तो परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है तो उस कार का पथ कैसा होगा? दीर्घवृत्तीय होगा, हाइपरबोलिक होगा, ऐसे होगा। जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटें सामान्यतः एक दूसरे से अलग हो जाते हैं क्योंकि ब्रश करते समय क्या होता है? बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित होते हैं। अब देखिए लिफ्ट वाला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछता है, इसलिए लिफ्ट को एक अलग से टेबल में दिया है। जब लिफ्ट विरामावस्था में हो तो क्या होता है? जब लिफ्ट या एक्सीलेटर विरामावस्था में हो तो व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है। जब लिफ्ट जो है एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो ऊपर या नीचे जाएगी तो क्या होगा? इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार, मतलब जो भार चेंज हुआ उसके वास्तविक भार से बराबर होता है। अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता जब एक समान वेग है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक समान वेग है। जब लिफ्ट तुरंत से ऊपर जाती है तो क्या होगा? व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, मतलब एक्सलरेट हो गया वो तेजी से। जब जब मान लीजिए लिफ्ट जब स्टार्ट हुआ तब व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ था, जब वो चलते जाता है एक समान से तो फिर बराबर हो जाता है। व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। जब लिफ्ट तुरंत से नीचे आती है तो आभासी भार क्या होगा? घटा हुआ प्रतीत होगा। नीचे की ओर आएगा तो घटा लगेगा। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो क्या होगा? स्वतंत्र गति से गिरने लगेगा तो आभासी भार जो है शून्य हो जाएगा। व्यक्ति को क्या हो जाएगा? भारहीनता लगेगा कि यार मेरे पास तो कोई वजन है ही नहीं। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, इस स्थिति में व्यक्ति का आवासीय बल जो है व्यक्ति पर ऊपर की ओर लगेगा और जिससे वह लिफ्ट की फर्श से उठकर लिफ्ट की छत में जा लगेगा। सोच लीजिए। अब कुछ यंत्र और उसके सिद्धांत है, क्या है? भाप का इंजन, उष्मागतिकी का सिद्धांत, विद्युत जनरेटर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, रॉकेट जो है न्यूटन का गति सिद्धांत, रेडियो एवं दूरदर्शन जो विद्युत चुम्बकीय संरक्षण का सिद्धांत लगता है, वायुयान में बर्नौली का
तरल गति विज्ञान सिद्धांत लगता है। सोनार जो है और असर्व दोनों तरंगों का परिवर्तन का सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर जिसको बोलते हैं, प्रकाशिक रेशे या तंतु प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और सिद्धांत पर कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर कार्य करता है। फोटोसेल जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत है। नाभिकीय रिएक्टर का है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन थ्योरी लगता है। अब देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक केंद्र बेंगलुरु तथा रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में रोबोटिक्स के प्रमुख संस्थान हैं। अब लास्ट में जो आया है यह एक भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान है। देखिए, भौतिक प्रयोगशाला जो है नई दिल्ली में है। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। ये अब राज्य जो है आप जान सकते हैं, नहीं तो आप एक थोड़ा सा देख लीजिएगा, नई दिल्ली लखनऊ उत्तर प्रदेश। भारतीय मौसम विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परिवर्तन NHAI जिसको बोलते हैं नई दिल्ली में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा झारखंड में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर झारखंड। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में महाराष्ट्र में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म मुंबई महाराष्ट्र में। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे महाराष्ट्र में। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे महाराष्ट्र में। ये सब देखिए इंपॉर्टेंट है, जो मैं टिक लगा दूंगा। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में। अगर किसी को मौका मिले तो रॉकेट बॉय जरूर देखनी चाहिए, बहुत अच्छी फिल्म है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुडी तमिलनाडु। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल जिसको बोलते हैं बेंगलोर कर्नाटक में। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला बेंगलुरु कर्नाटक में। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलोर कर्नाटक में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है पणजी में गोवा में है। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा के रूपांतरण के व्यवहारिक प्रयोग। अब देखिए, ये है एक यंत्र यानी युक्ति, इसको ऊर्जा रूपांतरण क्या कैसे करता है। जैसे विद्युत हीटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। डायनेमो हो गया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कार का बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फेंके गए पत्थर की ऊर्जा पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत अपघटन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत चुंबक विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में। परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वायुमंडलीय दाब को नापने एवं स्वतः ग्राफ पर चित्रित करने वाला यंत्र क्या कहलाता है, बैरोग्राफ कहलाता है। इसके साथ ही हमारा फिजिक्स का जो ये लेक्चर था समाप्त होता है। हमने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि और इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। इस तरह से आपको कैसा लगा आप कमेंट में भी लिखिएगा। अगर अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक कीजिए, ताकि हम अच्छे वीडियो और आपके लिए ला सकें। अभी के लिए धन्यवाद।